वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिव प्रसाद दुबे चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली हमने अपने पहली वीडियोस में क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स का स्कोर आना है, कैसे आप बेहतर स्कोर करें, इन सारी चीज़ों पर हमने आपसे दोस्तों चर्चा किया। तो सिलेबस के क्रम में दोस्तों हमने आपको एक ही पॉइंट पे हम चर्चा कर पाए थे पिछले लास्ट वीडियो में, एबिलिटी ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने आपको बताया कि हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और इसके साथ साथ आर्टिकल का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, चाहे वो टेट हो चाहे सुपर टेट हो, आर्टिकल को हमने ऐड किया। और इसके अलावा हमने कह दिया वॉयस पढ़ लीजिए, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस, हमने कहा नरेशन पढ़ लीजिए, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को पढ़ लेना है दोस्तों। और इसके अलावा जो बचा खुचा है जैसे सेंटेंस है दोस्तों, तो सेंटेंस को हमने चर्चा नहीं किया क्योंकि सेंटेंस तो हम पढ़ेंगे ही, और सेंटेंस को हमने 5 प्रकार आपको पढ़ाना है, जो आपका 5 प्रकार मीनिंग के आधार पे 5 प्रकार हो गया, असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, ऑपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, और सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को भी हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे। लेकिन ये जो हमने अभी तक लिखा ये मेन थे, ये बिल्कुल दोस्तों ये मेन थे, जिसे हब कहते हैं कि हब में जो क्वेश्चन ग्रामर से उठने हैं वो ये पोर्शंस रहेंगे। इधर उधर के जो पोर्शन टच करेंगे तो जो भी हमने आपसे चर्चा किया इसका पार्ट ही है, इन सब पे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। और दूसरा पॉइंट पे हम चल रहे हैं दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हमारा दोस्तों एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर। दोस्तों एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, हमने आपसे कहा दोस्तों कि शब्द को समझने की योग्यता आप में हो जाए, शब्दकोश की योग्यता हो जाए आप में, शब्दकोश की योग्यता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश लैंग्वेज का, ग्रामर तो छोड़िए दोस्तों, अंग्रेजी पूरी भाषा की मैं बात कर रहा हूं। यदि पूरे भाषा की सबसे की एलिमेंट की बात किया जाए कि अंग्रेजी में कैसे कमांड हो, तो उसका केवल एक जवाब होता है दोस्तों, वो होता है आपका वर्ड पावर। किसी भी प्रकार से आपको शब्द को समझने की योग्यता आप में हो जाए, आप बेहतर स्कोर करने लगेंगे दोस्तों। बिल्कुल, शब्द को समझने की योग्यता आप में हो जाए, आप में वर्ड पावर का ज्ञान हो जाए, और कोई भी कंपटीशन हो उसको जो सबसे मेजर पोर्शन में प्रभावित करता है दोस्तों, वो हमारा वर्ड पावर होता है। हमने आपसे कहा या नहीं कहा, अभी कह रहे हैं कि आप कभी बार मूल्यांकन किए कि आप हिंदी क्यों अच्छा बोलते हैं, या आपको हिंदी क्लास क्यों अच्छा लगती है? क्योंकि दोस्तों आपके पास हिंदी के शब्दकोश बेहतर होते हैं। और कभी कभी आप सोचिए कि जब हम लोग क्लासेज में या ऐसे भी कोई एनुअल फंक्शन, 26 जनवरी, 15 अगस्त का पर्व जब हम लोग स्कूलों में मनाते थे, तो याद करो यदि हमारा जो एंकरिंग करता था, जो उद्घोषक होता था, प्रोग्राम को जो संचालित करते थे, वो अध्यापक यदि हिंदी के होते थे तो आप देखते थे कि बड़ा मजा आता था, क्योंकि उनका हिंदी के शब्दकोश पे जबरदस्त कमांड होता था। तो जिसका जितना ही अच्छा कमांड होगा उसकी भाषा उतनी ही मधुर, उतनी ही सरल और उतना ही आकर्षक होगी। सेम वे अंग्रेजी में भी अप्लाई होता है दोस्तों। अंग्रेजी बिल्कुल ये हमारे फेमिलियर है, हम लोग के बीच की भाषा है, और इसे हमें जानना है, और जानने और पहचानने के लिए बस एक चीज की आवश्यकता है, शब्दकोश। आपके पास बेहतरीन शब्दकोश हो जाए, शब्दकोश पे आपका कमांड हो जाए, आप अंग्रेजी व्याकरण को बेहतर समझेंगे दोस्तों। आप अंग्रेजी व्याकरण को बेहतर समझने लगेंगे। आपको चाहे आपको अनसीन पैसेज हो, इसके बाद हम उसको आपको पढ़ाएंगे कि एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, वहां भी आप बेहतर स्कोर तभी कर सकते हैं जब आपके पास वर्ड पावर होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वर्ड पावर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, वर्ड पावर का बहुत बड़ा रोल है अंग्रेजी को समझने में। और हम आपको इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि कैसे ये विभिन्न एग्जामों में, कितने मेजर पोर्शन में, कितने ज्यादा वेरिएशंस में ये क्वेश्चन पुटअप होगा आपसे। तो आप देख पा रहे हो, जैसे आप जानते हो कि इसका सबसे फेवरेट पैटर्न है सिनोनिम्स दोस्तों, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द।
इसका दूसरा जो सबसे फेवरेट पोर्शन है दोस्तों वो है एंटोनिम्स है, और आप जानते हैं विलोम शब्द। इसका तीसरा जो सबसे फेवरेट है दोस्तों वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों, और इसको आप जानते हैं कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों। और पुनः जो अगला पोर्शन है वो कैब से ही है, आप जानते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। दोस्तों इसी का एक दूसरा रूप आप कह सकते हो प्रोवर्ब्स कह सकते हो, कहावत, या जिसे आप कोटेशंस कहते हैं। कोटेशंस कहते हैं कि किसी जो फेमस कहावतें हैं, जैसे आप कहते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इल गॉट इल स्पेंट, एज यू सो सो शैल यू रीप। ऐसे क्वेश्चंस भी आने के प्रबल संभावनाओं में से होते हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों वो कैब के ही क्रम में जो अगला आपको पढ़ लेना है वो हमारा हो गया दोस्तों होमोफोन हो गया। आपको इसी क्रम में दोस्तों जो जान लेना है वो आपका होमोग्राफ है, और इसी क्रम में जो आपको जान लेना है दोस्तों वो आपका होमोनिम है। ये होमोफोन, होमोग्राफ, होमोनिम, ये वो कैब के ही आपके पोर्शन है दोस्तों, आप देख पा रहे हो। और जब आपको दोस्तों नीचे नहीं लिख रहे हैं, यहां से आगे हम आपको ले चल रहे हैं, और इसी का एक पोर्शन है दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब, इसको भी जानना है दोस्तों। फ्रेजल वर्ब दोस्तों होता कुछ नहीं है, जब आप किसी वर्ब की बेस फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हो, किसी वर्ब की बेस फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन आप लगा देते हो, तो यही फ्रेजल वर्ब का कार्य करता है दोस्तों, यही फ्रेजल वर्ब का कार्य करता है। जैसे हम आपसे कह दें कि गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट इन, तो ये सब दोस्तों फ्रेजल वर्ब का कार्य कर रहे हैं। हमने किसी वर्ब में प्रीपोजिशन ऐड कर दिया, तो जब किसी वर्ब की बेस फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब की तरह कार्य करता है। और इसका जो दूसरा और अंतिम फेवरेट सबसे संभावित क्वेश्चन आपके एग्जाम का है वो है दोस्तों स्पेलिंग। वो आपका है करेक्ट द स्पेलिंग्स, करेक्ट द स्पेलिंग्स, करेक्ट द स्पेलिंग्स आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये दोस्तों आपने देखा कि वर्ड पावर किसी भी एग्जाम में सबसे मेजर पोर्शन को प्रभावित करने वाला टॉपिक होता है दोस्तों, सबसे मेजर पोर्शन को प्रभावित करने वाला टॉपिक होता है। सिनोनिम्स आना ही आना है, एंटोनिम्स आना ही आना होता है दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, बिल्कुल बेहतरीन है। इडियम एंड फ्रेज, मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है दोस्तों। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। इल गॉट इल स्पेंट, पाप का धन प्रायश्चित में जाता है। मेरी ये मिकल, मेक ए पिकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एन इम्पटी वेसल साउंड मच, अधजल गगरी छलकत जाए, या थोथा चना बाजे घना। तो ऐसे देर आर सो मेनी कोटेशंस, देर आर सो मेनी प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश बुक्स दोस्तों। अंग्रेजी में ये भी और वर्ड पावर का एक पार्ट है दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टेट में आए हुए हैं, और पिछली बार सुपर टेट हुआ, इस बार वेरिएशंस हर एग्जाम में दोस्तों लाजमी है, हो रहे हैं। हो सकता है वो कैब में ये पोर्शन इंक्लूड कर दिया जाए। तो आपको अपडेट रहना है छोटे छोटे चीजों से, क्योंकि एक एक नंबर आपका महत्वपूर्ण है। 10 नंबर की बात है, और एक एक नंबर को गेन करने के लिए आपको एक छोटे छोटे टॉपिक से भी गुजरना होगा दोस्तों, उस पर कमांड करना होगा। तो वो कैब का हमने सारे पोर्शन, हमने कहा कि होमोफोन दोस्तों, और होमोग्राफ, होमोनिम, होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिम, इन पे भी हमें चर्चा कर लेना है, हम चर्चा कर लेंगे। फ्रेजल वर्ब्स पे हमें चर्चा करना है, और सबसे ज्यादा टाइम हमें
करेक्ट द स्पेलिंग्स पे देना है। और इसका प्रारंभ हमने अभी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हुए इंटरजेक्शन से शुरू कर दिया। हमने कहा इंटरजेक्शन की स्पेलिंग ये होगा, जंक्शन नहीं होता। तो ये क्रम है दोस्तों सुव्यवस्थित पढ़ने का। तो दूसरा पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ कि एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर में आपको क्या पढ़ना है। और हम तीसरे पोर्शन पर चलते हैं और पुनः आपको क्रम से हम चीजों को वो कैप पे वर्ड पावर विथ रूट वर्ड के साथ आएंगे। ग्रामर को हम सिस्टम से आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको ओवरऑल इंग्लिश से एक परिचय, आपको फेमिलियर बनाना चाहते हैं कि अंग्रेजी कोई हुआ नहीं है, अंग्रेजी बहुत आसान है, बस आपको सिस्टम से जोड़ दिया जाए। ओके दोस्तों, तो चलते हैं तीसरे क्रम पे। ये हमारा दूसरा क्रम रहा। तीसरा क्रम जो है इसका तीसरा क्रम जो है इसका दोस्तों वो ये है एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। एबिलिटी ऑफ दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन, और इसको हमने आपको बताया कि इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी को समझने की योग्यता, अंग्रेजी को समझने की योग्यता। अंग्रेजी को समझने की योग्यता दोस्तों, कि अंग्रेजी को बेहतर आप समझ सकें, ये योग्यता बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश को इतने गलत तरीके से दोस्तों रिप्रेजेंट किया गया है कि अंग्रेजी है तो इसको लर्न कर लेना है, इसको ये कर लेना है, तो इसको क्यों लर्न नहीं करना है दोस्तों। अंग्रेजी को पहले आपको समझना होगा, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। यदि आप एक बार इसके बेसिक से सिस्टम से कनेक्ट कर ले गए अपने आप को, तो आपको 10 में 10 या कम से कम 10 में 8 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। ऐसा हम नहीं, ऐसा हमारे वीडियोज आपको आगे चल के बताएंगे कि बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है यदि आप मेहनत करेंगे। तो एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन की हमने चर्चा किया दोस्तों। अब एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको पढ़ना है, सुपर टेट के पॉइंट ऑफ से जो पढ़ना है, वो दोस्तों इसी का एक फेवरेट होता है, दैट इज कॉल्ड अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्यों इसको दोस्तों इस कैटेगरी में हम रख रहे हैं, ये कोई निर्धारित नहीं है, ये इसलिए क्योंकि दोस्तों अनसीन पैसेज को बेहतर वही कर सकता है जो रट्टा नहीं, जिसमें दोस्तों अंग्रेजी को समझने की योग्यता होगी, जिसमें अंग्रेजी के पैसेज को पढ़ करके उसके थीम को पॉइंट आउट करने की योग्यता होगी। और ये योग्यता तभी डेवलप होगा जब आपका शब्दकोश स्ट्रांग होगा, आप पढ़ते ही उसका हिंदी अर्थ जान गए, क्या राइटर पूछना चाह रहा है, किस पॉइंट पे फोकस करना चाह रहा है, आप जान लिए, तो आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और ये डेड श्योर पोर्शन होता है, लास्ट ईयर भी सुपर टेट में आया और निश्चित रूप से इस साल भी आने की प्रबल संभावना है। और अनसीन पैसेज में स्कोर करना उस दिन आपके लिए आसान हो जाएगा जिस दिन आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगा। मैं बार बार वर्ड पावर पे आपको कहीं ना कहीं ले चलना चाह रहा हूं, क्योंकि शब्दकोश ही आपको अंग्रेजी में रुचि उत्पन्न करेगी, शब्दकोश ही कहीं ना कहीं आपको बेहतर स्कोर की तरफ ले चलेगी दोस्तों। तो इसलिए अनसीन पैसेज एक महत्वपूर्ण रोल में है सुपर टेट में दोस्तों। और अनसीन पैसेज का क्या क्राइटेरिया हो सकता है किसी एग्जाम में, चर्चा हम कर लें आपसे दोस्तों। तो एक इसका क्राइटेरिया स्टैंजा के रूप में हो सकता है, स्टैंजा के रूप में, जो आप में अभी तक नहीं आया, लेकिन प्रिपेयर रहना है, सिलेबस जो भी आएगा देखा जाएगा। एक इसका रूप स्टैंजा होता है दोस्तों, स्टैंजा फॉर्म जिसे आप कहते हो। और स्टैंजा की जो लाइंस होती हैं वो आप जानते हैं किसी ना किसी पोएम की लाइंस होती हैं दोस्तों, ये किसी पोएम की लाइंस होती हैं। और इनसे आपको अनसीन पैसेज के रूप में इनके क्वेश्चंस को पढ़ करके इनके आंसर को आपको रिस्पॉन्ड करना होता है दोस्तों, स्टैंजा। और दूसरा यही जो सबसे फेवरेट है, सो कॉल्ड पैसेज दोस्तों, पैसेज के रूप में या पैराग्राफ के रूप में जाना जाता है दोस्तों, पैराग्राफ के रूप में जाना जाता है। इसी को अनसीन पैसेज
या पैराग्राफ, अनसीन पैसेज या पैराग्राफ के रूप में जानते हैं दोस्तों। और इसकी जो एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है या एक्सपेक्टेड जो कि कहां से ये प्रश्न पूछे जाएंगे अनसीन पैसेज पैराग्राफ, तो आप जानते हो ये किसी प्रोज का पार्ट हो सकता है या किसी ड्रामा या सो कॉल्ड, इसे ड्रामा को, नाटक को हम एक और नाम से जानते हैं नॉवेल, उपन्यास। तो ये जो प्रोज है या अनसीन पैसेज है या पैराग्राफ है, ये कुछ प्रोज की लाइनें, जैसे इंटर में है आपका माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष, हो सकता है उसकी लाइन आ जाए। ड्रामा, इसी को जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस चल रहा है आपका, इंटर के सिलेबस में है, वो एक नॉवेल है, वो एक ड्रामा है, प्ले है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया और बहुत बेहतरीन प्ले है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्ले है। जब टेट में इससे क्वेश्चन इससे पहले विगत कई सालों में आया करते थे, लिटरेचर जब आपके सिलेबस में हुआ करता था, तो हम लोगों ने बेहतर इसको पढ़ाया हुआ दोस्तों, हो सकता है उसकी लाइन्स आ जाए। तो ये जो अनसीन पैसेज के रूप में आएगा, यही आपका अनसीन पैसेज होता है और आना श्योर है आपको, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। बाकी जो दो पोर्शन है इसके सिलेबस को निर्धारित किया गया वो आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा दोस्तों क्लोज टेस्ट के रूप में होता है और ये आपको नहीं पढ़ना, इतना टफेस्ट नहीं पूछा जाएगा। और तीसरा दोस्तों इसका पैरा जंबल द सेंटेंस होता है और ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पैरा जंबल द सेंटेंसेस, जिसको आप PQRS के रूप में जानते हो, ये भी आपको नहीं जानना है। तो इन दोनों चीजों पे आपको बहुत मेहनत नहीं करना सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और किसी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल जानना, यही लेवल है, यही सिलेबस है, यही सिस्टम है और उसमें केवल और केवल आपको अनसीन पैसेज जानना है दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, कैसे इंग्लिश का प्रादुर्भाव हो रहा है, कैसे एक सिस्टम बना कि अंग्रेजी लैंग्वेज पर आपका कमांड बने, हमने आपको बिल्कुल सिस्टम से कनेक्ट करने का प्रयास किया दोस्तों, सिस्टम से कनेक्ट करने का प्रयास किया कि अंग्रेजी भाषा 3 तत्वों से मिली हुई है, ग्रामर से, वर्ड पावर से और अनसीन पैसेज से, और तीनों का जबरदस्त रोल होता है। ये केवल टेट सुपर टेट के सिलेबस की नहीं चर्चा कर रहा हूं, ये दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो जिसमें इंग्लिश आना है, इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर उस सिलेबस का निर्माण होगा दोस्तों। बिल्कुल इन्हीं 3 तत्वों से, इन्हीं 3 एलिमेंट से उनका निर्माण होगा। और इसमें हमने आपको काट छाट कर बताया कि एटलीस्ट इतना तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो उस क्रम में अभी तक दोस्तों हमने आपको सिलेबस बताया, क्या पढ़िए, कैसे पढ़िए, उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट किया दोस्तों। अब हम थोड़ा सा आपको ग्रामर पे और थोड़ा सा हम दोस्तों वोकैब पे आपसे चर्चा करेंगे। तो अभी थोड़ी सी हम आपको ग्रामर पे चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या है, कैसे आप बेहतर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने कहा आपसे कि अब हम ग्रामर पे चलना चाह रहे हैं, बेसिक से प्रारंभ करने वाले हैं। पुनः एक बार जैसे हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम आपको व्यवहारिक ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो यदि दोस्तों हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, अब हमारा जो उद्देश्य है अंग्रेजी व्याकरण को सिखाना है, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाना है। और यदि हम चर्चा करें कि व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, यदि हम आपसे पूछे कि आप क्लास में क्यों आए हो, आपने चंद्रा कोचिंग ही क्यों ज्वाइन किया, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने तो डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं सर, ज्ञान बढ़ाने के लिए आए हैं, हम इसके लिए आए हैं दोस्तों। लेकिन जो एक्सपेक्टेड आंसर होता है उसमें जो 2-4 बुद्धिमान होते हैं वो कहते हैं कि सर हम सिलेक्शन के लिए आए हैं। बिल्कुल, हम सिलेक्शन के लिए चंद्रा कोचिंग ज्वाइन किए हैं दोस्तों। उसी प्रकार आपके भी कई आंसर्स हो सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ा जाए, क्या उद्देश्य है, तो एग्जाम में ये वो। लेकिन एक जो इसका एक्सपेक्टेड आंसर है दोस्तों, जो मैं अभी पहली क्लास से आपको स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक जब तक अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं हर चीज को उससे कनेक्ट करता चलूंगा कि देखिए हमने पहली क्लास में आपसे पूछा था कि इंग्लिश ग्रामर के पीछे मेन मोटिव क्या छिपा हुआ है, और लास्ट तक उस मोटिव को बार बार मैं रिवाइज कराता रहूंगा कि इसीलिए हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। और वो चीज जो है हमारा दोस्तों, वो हमारा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
बात को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों कि अंग्रेजी को पढ़ने का जो एक ही लक्ष्य होता है, एक ही लक्ष्य छिपा हुआ है कि एक आदर्श वाक्य की परिकल्पना कर लेना, एक आदर्श वाक्य के रूपरेखा का निर्माण कर लेना। दोस्तों बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, एक वाक्य का निर्माण कर लेना, एक सेंटेंस का निर्माण कर लेना, और सेंटेंस कैसा, एक आदर्श वाक्य का निर्माण कर लेना, एक आइडियल सेंटेंस का निर्माण कर लेना ही हमारा मेन मोटिव होता है इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने और पढ़ाने का। दोस्तों अंग्रेजी ग्रामर के पीछे जो उद्देश्य छुपा हुआ है वे 3 एलिमेंट हैं। इन्हीं 3 एलिमेंट के लिए चाहे हम नरेशन पढ़ते हैं दोस्तों, चाहे हम वॉइस पढ़ते हैं, और चाहे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, बस पीछे जो उद्देश्य है, मोटिव है, यही छिपा होता है कि हमें सब्जेक्ट मिल जाए, हमें वर्ब मिल जाए, हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए, और कभी कभी ऑब्जेक्ट ना सही तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। तो उद्देश्य तो दोस्तों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति। मैंने कहा कि कोई भी सब्जेक्ट आपको तब तक बेहतर समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसका इंपॉर्टेंस और उसका अंतिम लक्ष्य नहीं जानेंगे। दोस्तों जब तक आपके दिमाग में यह नहीं प्रेरित करेगा, आप इससे मोटिवेट नहीं होंगे कि हमारा लक्ष्य है कि सुपर टेट में बेहतर स्कोर करके हमें सिलेक्शन लेना है, प्राइमरी में हमें टीचर बनना है, तब तक आप बेहतर अपना नहीं कर सकते, आप 100% अपना नहीं दे सकते। 100% देने के लिए, डिवोटेड होने के लिए ये रात दिन, ब्रोकर टी वाशिंगटन कहता है माय स्ट्रगल फॉर एजुकेशन में कि आई वाज लिविंग 24 आवर्स विद वन एम्बिशन दैट आई हैव टू गो हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड आई हैव टू एडमिटेड देयर। दोस्तों वो कहता है 1-2 घंटे में नहीं जीता था इसके लिए, 24 घंटे में इसी सहारे जीता था। यही थॉट्स हमारे पास आते थे कि कब हम हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पहुंच जाएं और कब हम वहां एडमिशन ले लें। दोस्तों कोई भी लेसन दोस्तों लिखा जाता है तो उसके पीछे मोटिव होता है दोस्तों, मॉरल थॉट होता है, कुछ नैतिक शिक्षाएं होती हैं कि आप उससे व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारो। दोस्तों ये हमारा साहित्य है, और इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें शीशे, मिरर की आवश्यकता नहीं है समाज से सीखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जो हमारे पाठ हैं, जो हमारे लेसन्स हैं, वही सफिशिएंट हैं हमारा मिरर का काम करने के लिए, हमें असली चेहरा दिखाने के लिए। दोस्तों तो असली चेहरा इंग्लिश का इसके पीछे छिपा हुआ है कि आपको सब्जेक्ट मिल जाए, वो मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए। लेकिन दोस्तों पुनः मैं आपको यहीं पे कुछ सेकंड के लिए रोकूंगा कि जब हम लोग घर का निर्माण करते हैं, एक हमें घर बनवाना है, जब हम उसकी नींव डालते हैं तो दोस्तों लक्ष्य तो हमारा ये होता है कि इस पे छत डालना है, 2 कमरे का मकान हो जाए, 3 कमरे का मकान हो जाए, मतलब अंतिम लक्ष्य तो हमारा रूफ है, छत पड़ जाए। दोस्तों लेकिन क्या आप बताओ कि छत का निर्माण बिना बहुत सारे रॉ मटेरियल के पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। दोस्तों छत का निर्माण बिल्कुल बिना बहुत सारे रॉ मटेरियल के पॉसिबल नहीं है। वैसे हमारा लक्ष्य है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति करना, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अंग्रेजी के बहुत सारे रॉ मटेरियल, सो कॉल्ड बेसिक्स से आप नहीं चलेंगे तो आप यहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो लक्ष्य तो आप जान गए कि लक्ष्य हमारा सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस तक पहुंचने के लिए दोस्तों हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल से चलना होगा। हमें लेटर्स को समझना है, हमें वर्ड्स को समझना है, हमें सेंटेंस को समझना है, हमें फ्रेज को समझना है, और हमें क्लॉज को समझना है। और दोस्तों ये देखिए, ये वही है जो हमने यहां लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम वहीं आपको पहुंचा दिए जहां से हम चले थे, लेकिन इसको जानने के लिए कुछ बेसिक जो की आवश्यकता पड़ी। हम लेटर्स जान जाएं, हम वर्ड्स जान जाएं, हम फ्रेज जान जाएं, हम क्लॉज जान जाएं, और ये तब पॉसिबल है फिर हम सेंटेंस जाने। लक्ष्य सेंटेंस का, लेकिन उसको जानने के लिए इन छोटे छोटे चीजों की आवश्यकता है। दोस्तों हम बिना किसी चीज का इंपॉर्टेंस क्रिएट किए आगे नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों महत्व बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़ने चल रहे हो उसके पीछे मोटिव क्या है? तो मोटिव हमारा है वाक्य की रचना, वाक्य को समझाना। अब मैंने आपसे कहा कि बेसिक दोस्तों क्या होता है, तो बेसिक दोस्तों हम चर्चा करते हैं लेटर से, और लेटर्स से चर्चा करते हैं तो आप जानते हो कि लेटर्स जो होते हैं A-B-C से आप स्टार्ट करते हो Z तक, तो आप जानते हो दोस्तों कि इनकी संख्या कितनी है। इनकी संख्या जो निर्धारित की गई है वो 26 है। दोस्तों कितना निर्धारित किया गया? 26।
और इस 26 को दोस्तों दो कैटेगरी में बांट दिया गया। बहुत बेसिक है दोस्तों, लेकिन यहां पर भी हम कहीं ना कहीं आपको लॉजिक देने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट से जोड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कि इस 26 को दोस्तों दो कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी आपका कॉन्सोनेंट्स होता है और दूसरा कैटेगरी आपका दोस्तों वोवेल्स होता है। एक कॉन्सोनेंट्स और दूसरा वोवेल्स हो गया। और आप जानते हो कि ये जो कॉन्सोनेंट्स है इनकी संख्या 21 है और वोवेल है इनकी संख्या 5। अब ये कॉन्सेप्ट का मैटर हो गया, ये कॉन्सेप्ट का मैटर हो गया दोस्तों कि ऐसा क्या रीजन है जो इन्हीं 21 लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स में रखा गया और ऐसा क्या रीजन है जो इन्हीं 5 लेटर्स को वोवेल्स में रखा गया। दोस्तों ये सोचने का विषय, रटने का विषय नहीं। अंग्रेजी कह देते हैं लो रट डालो, ऐसा है लिखा गया है, ये विदेशी भाषा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मैथ की तरह एक एक सिस्टम पे, एक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं दोस्तों कि कोई चीज क्यों आया, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव है और उसका अपना एक बेहतर कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज का इंग्लिश में भी अप्लाई होता है। तो मैंने कहा कि इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स में बांट दिया गया दोस्तों कॉन्सोनेंट्स में इसलिए बांटा गया या इन्हीं लेटर्स को इसलिए रखा गया क्योंकि दोस्तों ये बताया गया कि वे लेटर्स दोस्तों वे लेटर्स जो अपने साउंड, और अंग्रेजी में साउंड का मतलब होता है दोस्तों प्रोनंसिएशन देने में सक्षम नहीं होते। बिल्कुल समझिएगा, सक्षम नहीं होते, उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट्स के कैटेगरी में रखती है दोस्तों। और ऐसा हम पाए ऐसे जट के बीच में कि केवल 21 हैं दोस्तों, 21 लेटर्स ऐसे हैं जो अपना प्रोनंसिएशन, अपना साउंड देने में सक्षम नहीं है। उन्हें अपना उच्चारण के लिए किसी अन्य लेटर पर निर्भर होना पड़ता है, किसी अन्य लेटर पर निर्भर होना पड़ता है दोस्तों। चाहे आप बी कहिए तो बी ई का साउंड आ गया, सी ई का साउंड आ गया, डी ई का साउंड आ गया, एफ ए का साउंड आ गया। तो कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट्स जितने हैं वो वोवेल्स की सहायता से ही बोले जाते हैं, अर्थात वो स्वयं इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं। और इसीलिए ऐसे सारे लेटर्स की संख्या जो कि 21 है को हम एक कैटेगरी, अलग कैटेगरी कॉन्सोनेंट्स में रख दी। और जो हमारी संख्या ये 5 है, जिसे आप जानते हो ई आई ओ यू है, इसको हमने वोवेल्स की कैटेगरी में रख दिया दोस्तों, क्योंकि इन्हें अपने साउंड के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं होना पड़ता। अपने साउंड के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता, निर्भर नहीं होना पड़ता दोस्तों, इन्हें नहीं होना पड़ता है। ये स्वयं अपने साउंड को देने में सक्षम है, स्वयं अपने साउंड को सक्षम है, और इसीलिए इनको वोवेल्स में आपने रख दिया। तो इनकी संख्या 5 हो गई। अब यहीं से सुपर टेट में एक क्वेश्चन आपका बना दोस्तों, सुपर टेट में यहीं से एक क्वेश्चन बना, और वो क्या बन गया लास्ट ईयर। अब आपको पुनः हम ले चलते हैं कि जब आपने इनको दो कैटेगरी में बांटा, एक आपने कॉन्सोनेंट्स में बांटा, एक आपने वोवेल्स में बांटा दोस्तों, वोवेल्स में बांटा, तो आप देख रहे हैं कि इनकी संख्या 21, इनकी संख्या 5 और टोटल संख्या 26। अब क्वेश्चंस के वेरिएशंस को देखिएगा। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस आया दोस्तों यहीं से ये आया कि द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनीम्स ऑब्लिक साउंड्स ऑब्लिक सिंबल्स आर। दोस्तों टोटल हमने पूछ लिया कि अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण ध्वनियां, फोनेम्स का मतलब हो गया दोस्तों ध्वनियां, ध्वनि से है, वही साउंड है, वही सिंबल प्रतीकों से है दोस्तों। तो टोटल ध्वनियां कितनी हैं, तो ये जो हम अभी आपसे प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी अगर हम चर्चा करें तो ये दोस्तों हैं आपके 24 + 20 और इक्वल टू हो गया 44 के दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर ही आया, सुपर टेट में आया, ये 44 होता है, लेकिन ये 44 आया कहां से, हम आपको उस पर ले चलेंगे। तो उस पर हम ले चलेंगे तो यदि हम बात करें द टोटल
द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स ऑब्लिक साउंड्स। तो दोस्तों ये जो होता है दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स ऑब्लिक साउंड्स, ये इनकी संख्या से 3 अधिक होती है दोस्तों। ये इनकी संख्या से 3 अधिक होती है। किससे? जो कॉन्सोनेंट्स है दोस्तों। इसको लर्न करने का तरीका बता रहे हैं। ये इनकी संख्या से 3 अधिक होती है। इनकी संख्या दोस्तों 21 है और इनसे 3 अधिक होती है, और ये आपके टोटल हो गए दोस्तों 24। कितने हो गए? 24। तो पहला आप संभावित क्वेश्चन आपके सुपरटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्सोनेंट से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों की संख्या, आवाजों की संख्या कितनी है? तो वो 24 है। इनकी संख्या से 3 अधिक होती हैं दोस्तों, वो 24 है। और यही रीजन है दोस्तों कि कई बार CH चा हो जाता है, कई बार का हो जाता है, जी को गा, जी को जा, जो ये वेरिएशंस आते रहते हैं उनके साउंड में, उनके फोनीम्स में। इसका रीजन यही है और आपको इसको समझना होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स या साउंड इक्वल टू दोस्तों 24 है। दोस्तों मैं पुनः आपको बता दूं, ये फोनेटिक्स के सवाल हैं, बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये टेट और सुपर टेट है दोस्तों, फैक्ट्स पे आधारित परीक्षा है आपका, और फैक्ट्स पे बिल्कुल आने हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश फोनीम्स तो 44, द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स तो 24, और पुनः आगे आपको ले चलेंगे हम दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ vowels sounds ऑब्लिक फोनीम्स इक्वल टू दोस्तों, तो ये इनकी संख्या का 4 गुना होता है। इनकी संख्या की 4 गुना। इनकी संख्या दोस्तों आप जानते हो 5, इसका 4 गुना इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 20। और दोस्तों प्रूफ के लिए मैथ में आप पढ़ते थे कि 20 और 24 को आप जोड़ दिए तो कितना आ गया? 44, और यही हमारा लक्ष्य था 44। लेकिन ये जो 20 है ये आया कहां से? इसको हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये 20 का निर्माण कैसे हो रहा है, 20 कहां से आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसको हम 2 कैटेगरी में बांट देंगे दोस्तों। ये जो आपका वॉवेल्स हैं ये 2 कैटेगरी में बट जाते हैं दोस्तों। ये जो 20 आ रहे हैं ये आ कहां से रहे हैं? एक हमारा होता है दोस्तों मोनोप्थांग दोस्तों, और दूसरा हमारा होता है डिप्थोंग। एक हो गया दोस्तों मोनोप्थांग, दूसरा हमारा हो गया डिप्थांग। जो मोनो, देखो दोस्तों एक चीज और ध्यान, ये रूट वर्ड हैं। हम वो कैब आपको पढ़ाएंगे तो वहां हम आपको सिखाएंगे कि ये रूट वर्ड हैं, और वहां हम आपको बताएंगे कि कहीं पर भी मोनो शब्द आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है एक, या जिसे आप कहते हो सिंगल। कहीं पर दोस्तों आपको बाई या डाई मिल जाए इसका मतलब होता है 2, और कहीं पर आपको दोस्तों पोली मिल जाए तो इसका मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे मोनो शब्द लगा हुआ है, और मोनोप्थांग का मतलब हो गया दोस्तों एकल स्वर। और दोस्तों इसी मोनोप्थांग को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर वॉवेल। प्योर वॉवेल्स दोस्तों। और प्योर वॉवेल और मोनोप्थांग का मतलब यही हो गया कि ऐसे शब्द जिनमें वॉवेल की संख्या एक हो, उन्हें हम मोनोप्थांग या प्योर वॉवेल कहते हैं। जैसे हमने आपसे दोस्तों कह दिया कट, तो ये हमने कह दिया सिट, तो ये आप देख पा रहे हो कि वॉवेल की संख्या क्या है? 1 है। तो इन्हीं को हम मोनोप्थांग या प्योर वॉवेल कहते हैं दोस्तों।
और जो इनका क्रम निर्धारित किया गया है, जो इनकी संख्या को निर्धारित की गई है 12 है। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आने हैं, बहुत इधर उधर नहीं परेशान होना है आपको कि द टोटल नंबर ऑफ प्योर वॉवेल्स या द टोटल नंबर ऑफ मोनोप्थांग, द टोटल नंबर ऑफ मोनोप्थांग साउंड या द टोटल नंबर ऑफ प्योर वॉवेल्स साउंड इक्वल टू व्हाट, तो इक्वल टू 12 दोस्तों, 12 है ये, आपको समझना होगा दोस्तों। और जो डिप्थांग है, डाई मतलब होता है दोस्तों दो, और इसीलिए इसको दोस्तों संयुक्त स्वर कह देते हैं। संयुक्त स्वर मतलब कहीं ना कहीं इसमें दो वॉवेल्स होते हैं, और इसीलिए इसको दोस्तों एक और नाम से जानते हैं। 2014 का जब टेट पेपर हुआ, जूनियर में पूछा गया कि डिप्थोंग इज आल्सो नोन एज, डिप्थोंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दोस्तों ग्लाइड वॉवेल के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए डिप्थोंग का दूसरा नाम जो है दोस्तों वो ग्लाइड वॉवेल्स है। और इसका मतलब हो गया जहां पर वोबल की संख्या कम से कम 2 हो जाए। जैसे हमने आपसे कह दिया साउंड, तो आपने ये देखा, हमने आपसे कह दिया ग्रीफ, GRIEF, तो आप ये देख रहे हो। और ऐसे का जो क्रम निर्धारित किया गया इनके लिखने को, वो दोस्तों 8 और 12 8 आप जोड़ लेंगे दोस्तों, हो गया 20। और यही हमारा लक्ष्य था कि आपको 20 मिल जाए दोस्तों। बहुत अगर मनसा होगी कि कैसे क्या रहा है, तो वो भी हम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये फोनेटिक्स है, बहुत मतलब की चीज नहीं है। और आपको एग्जाम में फैक्ट्स आने हैं, तो हम आपको फैक्ट से डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी तक का जो हमने बताया उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आया है इस नेचर पे क्वेश्चन, फिर आ सकता है दोस्तों। हमने कहा पहला संभावित क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज साउंड्स आर, तो वो ऑप्शन 44 45 46 47 कुछ भी, तो 44 44 44 दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इनकी संख्या से 3 अधिक, इनकी संख्या 21, इनसे 3 अधिक 24। अगला प्रश्न द टोटल नंबर ऑफ वॉबल साउंड, फोनीम साउंड, तो वॉबल की संख्या से 4 गुना अधिक दोस्तों, संख्या 5, इनका 4 गुना, तो 5 चौका 20, तो 20 हो गया। वॉबल साउंड की ध्वनियां 20 और 20 24 को आपने जोड़ा तो 44। पुनः हम थोड़ा सा वॉबल को कैटेगराइज कर दिए कि प्योर वॉबल की संख्या कितना, तो 12, डिप्थांग की संख्या कितना 8, प्योर वॉबल को और किस नाम से, मोनोप्थांग, डिप्थांग को और किस नाम से, ग्लाइड वॉबल के नाम से जाना जाता है। डिप्थांग को और किस नाम से, तो ग्लाइड वॉबल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस प्रकार ये 20 मिल गया, 24 कॉन्सोनेंट से मिल गया, तो टोटल हमारा 44 मिल गया दोस्तों। और हमने पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो हमने बताया कि जो भी लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, लक्ष्य जरूर पता होना चाहिए। और हमने आपसे पहले बताया कि हमारा लक्ष्य 44 साउंड्स को, 44 ध्वनियों को प्राप्त करना, और इस प्रकार हमने उसकी प्राप्ति की दोस्तों। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये ग्रामर का एक बढ़ता हुआ क्रम हम आपको लेकर चल रहे हैं, और हमने समझाने का प्रयास किया कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था 24 और 20, ये बेसिक से है दोस्तों। तो हर चीज का सिस्टम है, आप अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपना अगले वीडियो में आपको यहीं से आगे अल्फाबेट से जोड़ेंगे दोस्तों। बस 1 मिनट की चर्चा दोस्तों। अल्फाबेट्स अब 26 लेटर्स हो गए, और इन्हीं 26 लेटर से दोस्तों एक वर्णमाला मिल जाएगी, एक वर्णमाला बना दिया जाएगा। माला मतलब सिस्टम से चीजों को पिरो देना, फूलों को सिस्टम से पिरो दिया जाता है माला में। अब इन्हीं 26 अक्षरों को दोस्तों हम एक माला में पिरो देंगे तो वर्णमाला बन गया। और वर्णमाला को ही अल्फाबेट्स कहते हैं दोस्तों, अल्फाबेट कहते हैं, नॉट अल्फाबेट्स दोस्तों। अल्फाबेट्स मींस लैंग्वेज, अल्फाबेट कहते हैं, तो ये वर्णमाला हो गया। और वर्णमाला मतलब हो गया कि लेटर्स को सुव्यवस्थित तरीके से जब लिख दिया जाता है दोस्तों, तो उसी को अल्फाबेट कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और इससे अगला हमारा वर्ड हो जाएगा, और इससे अगला हमारा सेंटेंस, जो हम लक्ष्य लेके चले थे दोस्तों। और यहां से थोड़ा सा ग्रामर आपका कंसेप्चुअल होगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप बने रहें, अगले वीडियो में हम कुछ वोकैब के साथ भी आएंगे और इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। आई होप कि आपको मजा आएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस जा रहे हैं आपको। वैसे तो हम लोग रेगुलर क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी कुछ लगे आप कमेंट कर सकते हैं, बट आई अश्योर यू
कि इफ यू विल कंटिन्यू यू वॉच माई वीडियोज डेली तो आई विल अश्योर यू फील बेटर डे बाय डे। दोस्तों इतना ही कहना है, बहुत ज्यादा वादा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक दिन आप बेहतर अनुभव करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, विल सी यू टुमारो।